Hi everyone, a very good evening to all of you. My name is Ashna and इस सेशन में हम इंडिया एंड वेस्ट एशिया रिलेशंस ये टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी तक पेपर 2 सेक्शन बी में आपके टोटल यहाँ पर 8 टॉपिक्स हैं और 8 में से 6 टॉपिक्स हमने फिनिश कर दिए हैं। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है विच इज़ वेस्ट एशिया, ये टॉपिक हम कवर करेंगे एंड वंस वी आर डन विद दैट देन हमारा टॉपिक नंबर 3 है आई गेस साउथ एशिया। और जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो जो साउथ एशियन रीजन में भारत के जो डायरेक्ट नेबर्स हैं उन डायरेक्ट नेबर्स के हमें बायलैटरल रिलेशंस भी कवर करने होंगे, साथ ही साथ हमें सार्क भी कवर करना होगा। एट द सेम टाइम हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ में जो हमारा एंगेजमेंट होता है वो भी प्लेटफॉर्म लेवल पे होता है, मल्टीलेटरल लेवल पे होता है, इसीलिए हम इसको मल्टीलेटरल लेवल पे कवर करेंगे आसियान को, राइट। तो ये कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स हैं जो पेपर 2 सेक्शन बी में पेंडिंग हैं, उसको अब हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले 1 से 2 दिन में हमारे वेस्ट एशिया के टॉपिक्स हम मेनली फोकस करेंगे। आज का क्लास में हम मेनली सबसे पहले तो लुक वेस्ट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, थिंक वेस्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो मेन पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि भारत यहाँ पर किस तरीके की पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा हम मैप्स को समझेंगे, क्या क्या इश्यूज़ हैं हम जो आने वाली क्लासेस में वेस्ट एशिया में कवर करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैप देख लेते हैं। दिस इज़ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया को हम मिडल ईस्ट भी कह सकते हैं, राइट। इट इज़ मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट कैसे कहा जाता है? जब भी वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि यूएस या यूरोप जब भी वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो वेस्ट एशिया वर्ड यूज़ ना करके मिडल ईस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। उसका कारण है कि जो एशियन कॉन्टिनेंट है इसको माना जाता है कि ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, राइट। और ईस्टर्न हेमिस्फेयर कैसे? आपको पता है कि ग्रीनविच जो आपका टाइम है वो आपका यूरोप से जो है पास होता है, ग्रीनविच लाइन, राइट। तो 0 डिग्री उसको माना जाता है लॉन्गिट्यूड। तो 0 डिग्री के इधर वाली साइड उसको वेस्ट कह दिया जाएगा और यूरोप भी आप कह सकते हैं टू एन एक्सटेंट जो है वेस्ट में ही आता है और उसके इधर वाली जो लाइन होगी वो आपकी ईस्ट में आ जाती है। तो मिडल ईस्ट इसीलिए इसको कह दिया जाता है टू एन एक्सटेंट। और दूसरी चीज़ है वेस्ट एशिया जब कहते हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो एशिया के वेस्टर्न पार्ट में आता है ये, तो इसीलिए इसे वेस्ट एशिया भी कहा जाता है। सो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। लेकिन वेस्ट एशिया में टर्की आता है, सीरिया भी इसमें आता है, इराक, जॉर्डन, दिस इज़ इज़राइल, दिस इज़ लेबनान, इसके अलावा सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान है, ईरान है, ये सभी कंट्रीज़ हैं। वी हैव यूएई, वी हैव कतर ऑल्सो। तो ये इसके अलावा कुवैत है। तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से यानी कि जब हम बात करते हैं लुक वेस्ट पॉलिसी की, या जब हम बात करते हैं कि भारत वेस्ट एशिया को लेकर के उसकी पॉलिसी क्या है, तो वो 3 पिलर्स पे बेस्ड होती है और यही 3 पिलर्स को हम ज़्यादातर डिटेल में डिस्कस करते हैं बायलैटरल लेवल पे। उस बारे में फिर भी हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये 3 पिलर हैं, पहला इज़राइल, दूसरा है सऊदी अरेबिया और तीसरा पिलर है ईरान। अब आपको पता है चाबहार पोर्ट के थ्रू जो है हम यहाँ पर डेवलपमेंट के थ्रू ईरान से अफ़गानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया का एक्सेस हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा INSTC में हमने कल के लेक्चर में देखा था कि कैसे ईरान में जो पोर्ट्स या इधर वाली साइड है बंदर अब्बास पोर्ट, एट द सेम टाइम चाबहार पोर्ट, ये कनेक्ट करता है कैस्पियन सी से एंड कैस्पियन सी से यहाँ पर है बंदर अंजाली पोर्ट, यहाँ से फिर जाता है ऊपर अस्त्राखान पोर्ट की तरफ। तो ये तो INSTC वाला एंगल हो गया था और इसी में मैंने आपको बताया था क्योंकि वेस्ट एशिया में क्राइसिस है तो इस क्राइसिस की वजह से यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न्स भी रहते हैं।
तो यहाँ पर पहला तो ईरान है। तो बायलेटरल लेवल पे जो भी भारत और ईरान के बीच की डेवलपमेंट्स हैं, बायलेटरल लेवल पे भारत और ईरान के बीच में जो भी चैलेंजेस आज के समय पे हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग क्लासेस। बाकी एक हमारा लेक्चर पूरा डिटेल पे रहेगा इज़राइल और इंडिया के रिलेशंस पे, और साथ ही साथ जो पैलेस्तीन इज़राइल का पूरा मुद्दा है उसको भी हम अच्छे से समझेंगे, थोड़ा करंट कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रही हैं, राइट, और भारत का उसमें क्या स्टैंड है, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है कि इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में आपको 2024 के मेंस के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा सऊदी अरेबिया इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एंगल, अनदर इम्पॉर्टेंट पिलर जो हमें यहाँ पर कवर करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी सारी चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, यानी कि हम मुद्दा समझेंगे जैसे कि सीरियन क्राइसिस का, यहाँ पर सिविल वॉर चल रही है 2011 से, वो मुद्दा समझा जाएगा। थोड़ा बहुत हम टर्की से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, देखिए आपको मैंने यूरोपियन यूनियन पढ़ाते हुए भी बताया था कि टर्की यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहता है, लेकिन जर्मनी उसको बार बार ब्लॉक कर देता है। उसका कारण ये है कि पॉपुलेशन वाइज इस समय पे यूरोप में जो है जर्मनी की डोमिनेंस है। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन में भी जब ज़्यादातर डिसीजंस लिए जाते हैं तो जर्मनी डोमिनेट कर पाता है। टर्की अगर यहाँ पर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जर्मनी की जो हेजीमनी है, जर्मनी को चैलेंज जो है यहाँ पर मिलने लगेगा। दैट्स वाई टर्की को यहाँ पर इसकी मेंबरशिप नहीं दी जाती है। लेकिन इसके अलावा हम समझेंगे कि यमन का क्राइसिस क्या था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ इश्यूज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि सिविल वॉर जैसी कंडीशंस हैं। इसके अलावा हम समझेंगे कि आज के समय पे जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई है, मतलब उसका थोड़ा सा आज बैकग्राउंड समझेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या सब था जिसकी वजह से, मतलब थोड़ा लॉजिकली समझेंगे कि क्या है कारण जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट में आज के समय पे क्राइसिस है, या हम कह सकते हैं वाई देयर आर ब्लडी बॉर्डर्स इन मिडल ईस्ट। ऐसे बॉर्डर्स को लेकर के जो आपस में डिस्प्यूट है वो क्यों है, वो भी समझने की हम आज के सेशन में कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, और बैकग्राउंड में ऐसा कुछ खास नहीं है, आपको ऑलरेडी आई थिंक चीज़ें पता होंगी अगर आपने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का जो सिनेरियो हुआ है उस समय पे आपको पता है कि एक समय हुआ करता था कि ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर एग्जिस्ट करता था, और ऑटोमन एम्पायर में खलीफा हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर जो है ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, और वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद जो है खलीफा को भी हटा दिया गया, और यहीं से उसी समय पे भारत में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो ये सारी डेवलपमेंट्स आपकी इंटरलिंक्ड हैं, और इसीलिए उस समय पे आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा इसीलिए भी किया क्योंकि इन द अर्ली 90s, आप कह सकते हो 1900s, 1910 के आसपास की बात है, जब ब्रिटिशर्स ने अपनी स्टडीज़ में ये पाया कि वेस्ट एशिया यानी ये जो रीजन है यहाँ पर ऑयल एंड गैस रिजर्व हैं बहुत भारी मात्रा में। अब सोचिए कि ये पूरी रीजन अगर स्टेबल हो जाती है तो स्टेबिलिटी का मतलब है कि यहाँ की जो कंट्रीज़ होंगी, ऑयल एंड गैस बहुत ज़रूरी होता है एनर्जी के लिए। एनर्जी मतलब आपको ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको अच्छी जीडीपी ग्रोथ या मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया या ऑल दोज थिंग्स। तो ऐसे में एनर्जी जो है दैट इज़ लाइक ऑयल एंड गैस को हम कह सकते हैं, उसको रेफ़र भी किया जाता था एज ब्लैक गोल्ड। तो इन स्टडीज़ में ये पाया गया था कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा रिजर्व है, और इस वजह से जो है इस तरीके की पॉलिटिक्स यहाँ पर प्ले आउट हुई कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ऑटोमन एम्पायर को यहाँ पर डिसइंटीग्रेट भी किया गया
तो उसके बाद इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, बॉर्डर्स इस तरीके से डिमार्केट किए गए हैं, बॉर्डर्स इस तरीके से पार्टीशन किए गए कि अल्टीमेटली जो है, जो भी कम्युनिटीज़ यहाँ पर रहती थी वो इस चीज़ से खुश नहीं थी। चाहे वो इज़राइल पैलेस्तीन वाला मुद्दा हो, आप देखेंगे कि उस समय की बात है, वर्ल्ड वॉर 1 के समय की बात, जब ब्रिटिशर्स जो हैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे इस वॉर को लड़ने में। आपको पता है किसी भी वॉर को लड़ने के लिए चाहिए होता है बहुत सारा पैसा, और पैसा ब्रिटेन के पास में, क्योंकि ब्रिटेन उस समय पे स्ट्रगल कर रहा था बहुत सारे फ्रंट पे, राइट, और वर्ल्ड वॉर लड़ना आसान तो होता नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखी गई कि ब्रिटेन ने उस समय पे जो जूइश कम्युनिटी थी उनको जो है ये ऑफ़र किया था कि अगर आप हमारी मदद करते हैं, क्योंकि जूइश कम्युनिटी एफिलेंट कम्युनिटीज़ में आती थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान दिया था, तो इनके पास पैसा खूब था इन्वेस्ट करने के लिए वॉर में भी। तो इन्होंने कहा कि अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो बदले में जो आप इज़राइल की डिमांड करते हैं हम उसको फुलफ़िल करेंगे, यानी कि एक जूइश होमलैंड बनाने में आपकी पूरी की पूरी मदद यहाँ पर की जाएगी। तो इस तरीके की बात यहाँ पर रखी गई, और इसको लेकर के जो है 1914-15 के आसपास, 16 के आसपास, इनफैक्ट आई विल नॉट से 14, 15, 16 या 16, 17 ईयर है जब यहाँ पर स्काई-पिकॉट अग्रीमेंट साइन किया गया। ये जो स्काई-पिकॉट अग्रीमेंट था ये एक्चुअली में एक बहुत ही सीक्रेट अग्रीमेंट था, जिसमें ब्रिटेन एंड फ्रांस ने मिलकर के जूइश कम्युनिटी को ये प्रॉमिस किया कि हम आगे जा कर के आपको जूइश होमलैंड बनाने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली बात तो समझ में आती है कि आपस में इतने डिविजन्स क्यों हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद जानबूझ करके जो वेस्टर्न पावर्स थी उन्होंने इसका डिवीज़न ऐसे किया है कि बेसिकली फ्रांस के पास में भी कुछ ना कुछ कंट्रोल रहे, कुछ टेरिटरीज़ का जो इम्पोर्टेंट है, और कुछ का ब्रिटेन के पास में रहे, राइट। तो इस तरीके की डेवलपमेंट के चलते ही आप देखेंगे कि आगे जा कर के बाय द टाइम 1947 आएगा तो उस समय पे इज़राइल जो है बना दिया जाएगा। और इज़राइल का मुद्दा, इज़राइल पैलेस्टीन जब ये मुद्दा आया तो वो एक ऐसा समय था जब ब्रिटेन की इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक जो है कम हो चुकी थी, और यही कारण है कि ब्रिटेन ने हाथ खड़े कर लिए और ब्रिटेन ने ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन पे भेज दिया कि आप संभालिए, हमसे नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा ये भी आप देखेंगे कि जानबूझ करके डिवीज़न ऐसे किया गया कि एक जगह को इस तरीके से डिवाइड किया गया कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर एथनिसिटी या एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो सेक्ट के लोग कंप्लीटली नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ वी लुक एट सीरिया, तो सीरिया का केस ऐसा है कि यहाँ पर आपको मुस्लिम दिखेंगे, लेकिन मुस्लिम्स में भी डिवीज़न है, सेक्टेरियन डिवीज़न यहाँ पर आता है। अब सेक्टेरियन डिवीज़न के लिए आपको थोड़ा सा इस्लाम के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होने के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, और वो डेवलपमेंट ये थी कि कौन इनका सक्सेसर होगा, बेसिकली हु इज़ गोइंग टू कम नाउ, हु विल टेक द लीडरशिप एक तरीके से। तो उस समय पे प्रॉफिट मोहम्मद का कोई देखिए बेटा तो था नहीं जो सक्सेस करे, जो सक्सेसर बने, सक्सीड करे इनको। तो उस समय पे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि इनके जो सन इन लॉ हैं, अली उनका नाम था, और इन्होंने कहा बेसिकली इनको हमें, ये हमारे नेक्स्ट प्रॉफिट बनेंगे या ये हमारे सक्सेसर बनेंगे, बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद के। तो जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे आज के टाइम पे उनको कहा जाता है शिया मुस्लिम्स, और फिर वहीं दूसरी जगह पर थे सुन्नी। अब जो सुन्नी मुस्लिम्स थे उनका ये कहना था कि नहीं, सक्सेसर हमें कैसे चूज़ करना चाहिए कि हम जो भी फॉलोअर्स हैं
प्रॉफिट मोहम्मद के, उन्हीं फॉलोअर्स में से किसी एक को हमें सेलेक्ट करके उसको बनाना चाहिए। और उस समय पे जो है, आई थिंक एट दैट टाइम देयर वाज अबू बकर, जिनको मतलब बेसिकली प्रपोज किया गया दैट ही शुड बिकम द सक्सेसर। तो इस तरीके से जो है सेक्ट क्रिएट हो गया, यानी कि अलग अलग आपको दिखेगा फ्रैगमेंटेशन हो गया कम्युनिटी के बीच में। और आज के समय पे शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम सेक्ट्स आपको सुनाई देंगे। तो जब ब्रिटिशर्स ने बॉर्डर डिमार्केट किया तो इस तरीके से देखा गया कि हर जगह पर आपको सुन्नी मुस्लिम्स भी दिखेंगे और शिया भी दिखेंगे। तो आपस में इनके जो भी डिफरेंसेस हैं उसको लेकर के भी इश्यूज जो हैं बनने स्टार्ट हुए। अब जैसे सीरिया में आप देखेंगे कि शिया मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है कंपैरेटिवली कम है, सुन्नी मुस्लिम ज़्यादा हैं सीरिया में। लेकिन जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, सीरिया के प्रेसिडेंट हैं प्रेसिडेंट बशर अल असद, और वो जो हैं वो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो है लीडर है, जबकि सीरिया में ज़्यादातर लोग सुन्नी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 2011 के आसपास बात उठेगी, डेमोक्रेसी की बात उठेगी कि भाई हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसके पीछे की भी कहानी है, आई टेल यू। तो उस समय पे जो है जब इस तरीके की बात उठी और लोगों ने कहा कि नहीं, हमें रिप्रेजेंटेशन खुद का चाहिए, यानी कि हम वैसे तो मेजॉरिटी में हैं लेकिन जो लीडर है वो ट्रूली सेंस में हमको रिप्रेजेंट नहीं करता है, हमारा चुना हुआ नहीं है, इसीलिए हम जो है इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। और यहाँ से जो है पूरा सीरियन क्राइसिस की शुरुआत होती है और करते करते ये चीज़ सिविल वॉर में क्रिएट हो गई, बदल गई सिविल वॉर में। अब उस समय पे चाहता तो अमेरिका या ये जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनते हैं, जो कहते हैं कि वी विल वांट पीस इन द वर्ल्ड, लड़ाई नहीं करनी है, ये सभी चीज़ें, they were not even able to take any action on time। वो आप ऐसा भी कह सकते हो कि deliberately जो है वो नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि मिडल ईस्ट में अगर प्रॉब्लम्स रहेंगी तो ये क्राइसिस रहने से फ़ायदा होगा बहुत सारी कंट्रीज़ को। एग्जाम्पल के तौर पे यूएस को फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि यूएस इन सभी गवर्नमेंट्स के साथ में मिल कर के डायरेक्टली काम करती है। यहाँ पर सारी जगह अथॉरिटेरियन रूल हुआ करता था, यानी कि कहीं पे भी आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी नहीं होगी। याद होगा आपको फ्रांसिस फुकुयामा के समय पे हमने एंड ऑफ हिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी थी, अरब एक्सेप्शनलिज्म। अरब एक्सेप्शनलिज्म का मतलब है कि जो अरब वर्ल्ड है, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, या आप कह सकते हैं कि जो मिडल ईस्ट वाला एरिया है, जो वेस्ट एशियन है, वहाँ पर कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आ सकती है, क्योंकि वो कहा करते थे कि डेमोक्रेसी का आइडिया इनकम्पैटिबल है इससे। हालांकि 2011 में डेमोक्रेसी की डिमांड जो है वो की जाने लगी, और उसके पीछे भी कारण है। उसका पीछे का कारण ये है, थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि हर चीज़ आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। तो 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आप सभी को याद होगा, और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेली गई। इंडियन मार्केट ने भी उस समय पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मतलब इंडिया में भी आई हैं। इसी वजह से तो आप देखेंगे कि वो इकोनॉमी जो डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करने वाली थी कि हर साल डबल डिजिट ग्रोथ होगी, वो बेसिकली जो है नीचे चला गया ग्राफ। और फिर एनपीए का मुद्दा सामने आया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं बैंक्स के अंदर देखे गए, और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये सब कहाँ, ये सब 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का ही कराया है। तो जब पूरी दुनिया में ये हो रहा था तो मिडल ईस्ट कैसे बचता, और मिडल ईस्ट में तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी। आई विल नॉट से कि सिर्फ मिडल ईस्ट, हम कहेंगे कि वाना रीजन जो है, अभी मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ दिस वाना रीजन। लेकिन वाना रीजन में सिचुएशन और ख़राब हो गई, यानी कि वाना रीजन की बात करते हैं हम तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। नॉर्थ अफ्रीका में और वेस्ट एशिया में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं जैसे इजिप्ट, लिबिया, ट्यूनीशिया, ये जो कंट्रीज़ आपको दिखेंगी
यहाँ पर हर जगह अथॉरिटेरियन रूल था। अच्छा, ये आप टॉपिक कनेक्ट कीजिए। एक बार मैंने आपको डेमोक्रेसी की वेव्स के बारे में बताया था कि सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं देयर आर 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, और उसमें सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा था कि 4th वेव हमारी जो अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन है इसकी वजह से आ सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन है ये अरब समर में कन्वर्ट हो गया, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। तो यही अरब स्प्रिंग से इसका पूरा लिंकेज है। आपको याद होगा मैंने डेमोक्रेसी की वेव्स में बताया था कि जब सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी आई जिसमें भारत भी, इंडिया भी डेमोक्रेटाइज हुआ, या आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट हुआ और डेमोक्रेसी आ गई भारत में, उसी समय में डीकोलोनाइजेशन के बाद बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी डेमोक्रेसी आई थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी किसी ऐसी कंट्री में डेमोक्रेसी आएगी जहाँ पर डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है तो वो कोलैप्स होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान देख लो या बांग्लादेश देख लो, बहुत सारी कंट्रीज आपको दिखेंगी जहाँ पर डेमोक्रेसी कोलैप्स हो गई। और वो एक समय था जब अथॉरिटेरियन रूल आ गया था, और तब से लेकर के अब तक इन सभी कंट्रीज़ में, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हो या मिडल ईस्ट हो, सब जगह अथॉरिटेरियन रूल देखा गया। यानी एक तरीके से जो रूलर था उसके हाथ में सारी पावर थी, और रूलर को आप चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं। क्योंकि डेमोक्रेसी में इकलौता ऐसा होता है कि रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं, तो आपके पास हर 4 से 5 साल में ऑप्शन होता है कि यू कैन ऑलवेज चेंज योर लीडर, योर हेड ऑफ द स्टेट। तो हुआ ये कि वेस्ट एशियन और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में अथॉरिटेरियनिज्म बहुत ज़्यादा था, और पहले ही प्रॉब्लम्स अथॉरिटेरियनिज्म की वजह से ये देश झेल रहे थे। अब ऑन टॉप ऑफ इट जितने भी रिसोर्सेज होंगे, देखिए वो ज़्यादातर जो अमीर या एलीट सेक्शन होगा अपने लिए ज़्यादा यूज़ करेगा। इसीलिए अथॉरिटेरियन रूल में, क्योंकि आपको जनता की कोई जवाबदेही देनी नहीं होती है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तो होता ये है कि अथॉरिटेरियन रूल की वजह से जो आम जनता थी वो प्रॉब्लम्स झेल रही थी। अब हुआ ये कि इसके बाद इन्फ्लेशन भी आ गया, महंगाई भी बढ़ गई, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सिचुएशन बद से बदतर हो गई, और उस समय पे एक इवेंट हुआ नॉर्थ अफ्रीका में, ट्यूनीशिया में। एक्चुअली में देयर वॉज अ यंग गाय, ही वॉज एन एडल्ट, और आप कह सकते हो कि पढ़ा लिखा आदमी था, नौकरी मिल नहीं रही थी, और क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही थी और उसकी तरफ से ये भी था कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब से तो हताश था ही। काफ़ी बार कोशिश की काम ढूंढने की, कोई ऐसा सच काम मिला नहीं। तो इस बंदे ने अपनी खुद की जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेचने वाली छोटा सा रेडी टाइप की होती है ना, वैसा एक स्टॉल सा बनाया इसने, और उस पर अपना ये काम किया करता था। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट क्या था, अथॉरिटेरियनिज्म था। तो यहाँ पर हुआ ये कि इसके साथ साथ करप्शन भी बहुत हाई था। इन सभी कंट्रीज़ में जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी, करप्शन भी बहुत हाई दिखेगा। तो ट्यूनीशिया में करप्शन भी बहुत था, अथॉरिटेरियन रूल था। तो होता था ये कि वो अपनी सब्जियां या जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं वो लेकर के बैठता था, और उस समय पे जो है जो पुलिस वाले होते थे या मिलिट्री आप कह सकते हो, गवर्नमेंट के ही, वो आते थे और सामान जो है इसका ले जाते थे, इसको पे भी नहीं करते थे, राइट। तो इस तरीके से काफ़ी बार हरास किया गया, बहुत कुछ इस तरीके की सिचुएशन हुई जिससे परेशान हो करके फाइनली ये जो मतलब ही वॉज अ वेरी यंग गाय बट ही सेट हिमसेल्फ ऑन फायर, यानी खुद को तेल छिड़क के आग लगा ली, प्रोटेस्ट के फॉर्म में पुलिस स्टेशन के सामने। कि करप्शन इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सभी चीज़ें, रीज़न ये सामने आया। अब उसके बाद जो जनता थी वहाँ की, ट्यूनीशिया की, वो भड़क गई इस मुद्दे पे कि ये तो बहुत ही चीज़ गलत हो रही है, देयर इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी डन अबाउट दिस, कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हम सब परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हर कोई परेशान था। तो इस इवेंट ने ट्रिगर कर दिया इस चीज़ को,
और हुआ ये कि कुछ ही दिन के अंदर अंदर ट्यूनीशिया में जो अथॉरिटेरियन रूल था, गवर्नमेंट के पब्लिक के प्रेशर में आके, क्योंकि पब्लिक भड़क उठी थी और पब्लिक इकट्ठा हो गई एक जगह पर, और इन लोगों ने फिर डिमांड किया कि हमें सेल्फ रूल चाहिए। सेल्फ रूल का मतलब है कि वी विल डिसाइड कि कौन हमारे ऊपर गवर्न करेगा और कौन अच्छे से ख्याल रखता है, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। इस तरीके की डिमांड्स हुई और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद इतना रोष प्रकट किया गया, प्रोटेस्ट हुए, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, और फाइनली ट्यूनीशिया में जो है डेमोक्रेसी आ गई। मतलब ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा। अब जब ट्यूनीशिया में ऐसा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी सभी देशों में जो वहाँ के लोग थे वो भी इसी चीज़ से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर भी इसी चीज़ की शुरुआत हो गई। तो आप कह सकते हो एक तरीके से डोमिनो इफेक्ट देखा गया, यानी ट्यूनीशिया में हुआ तो लिबिया में स्टार्ट हो गया, इजिप्ट में हो गया आपका। जो इससे हुआ ये कि पूरी जो वाना रीजन थी, यानी जो पूरा वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन थी इधर, वो पूरा इस क्राइसिस की चपेट में, क्राइसिस भी नहीं बोलेंगे, वी विल से रेवोल्यूशन की चपेट में आ गया। मतलब कि यहाँ पर एकदम सडन चेंजेस आए हैं। मतलब 2011 2 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 13 कंट्रीज़ में रिवोल्ट, प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए और हर कोई डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगा। तो एक के बाद एक जो है काफ़ी कंट्रीज़ में सक्सेसफुल यहाँ पर होता रहा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब होती है जब अभी एक ही, अगर सोचिए एथनिसिटी की या एक ही सेक्ट की अगर लोग होते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है। सेम डिमांड सीरिया में भी की गई, लेकिन सीरिया में ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई। इतनी ख़राब हो गई, उसका कारण ये है कि जो सीरिया के रूलर हैं बशर अल असद, वो रेडी ही नहीं थे। वो कहते हैं कि मैं अपनी पोजीशन छोड़ूंगा ही नहीं, आप कितना ही प्रेशर क्यों ना क्रिएट कर लो। उल्टा बशर अल असद ने क्या किया, अपनी जो आर्मी थी, जो मिलिट्री, जो उनके अपने पर्सनल था, वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ रशिया या बाकी सभी कंट्रीज से उनको जो है या जो भी शिया सपोर्ट करती हैं कंट्रीज़, उस कम्युनिटी से, वहाँ उनसे बेसिकली इनको सपोर्ट मिलने लगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो एक चीज़ हमेशा हाईलाइट करते हैं, और वो क्या चीज़ है कि देयर इज़ ईरान सऊदी अरेबिया राइवलरी। ये राइवलरी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब ये सेक्टेरियन राइवलरी है, यानी कि अगर आप सऊदी अरेबिया को देखेंगे तो ये सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, सुन्नी मुस्लिम्स यहाँ पर ज़्यादा हैं। और ईरान को देखेंगे तो ईरान शिया डोमिनेटेड कंट्री है, ठीक है, शिया मुस्लिम ज़्यादा हैं। और दोनों में से अगर ज़्यादा पावर देखी जाए तो एक समय पे जो है ईरान वॉज अ प्लेयर, वेरी वेरी पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आगे था इनफैक्ट। तो इसीलिए रीजनल प्लेयर भी कह सकते हो। तो ईरान में इतना पोटेंशियल है कि फ्यूचर में, बिकॉज पास्ट में अगर रहा है तो फ्यूचर में भी पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ईरान में पोटेंशियल है कि इट कैन एमर्ज एज अ रीजनल प्लेयर, और अगर रीजनल प्लेयर कोई कंट्री बन गई तो उसको ग्लोबल प्लेयर बनते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप ये देखेंगे कि ईरान को काउंटर करने के लिए ही यूएसए ने सऊदी अरेबिया के साथ में अपनी रिलेशनशिप को मजबूत करना स्टार्ट किया। और इसीलिए आप ज़्यादातर यूएस और सऊदी की रिलेशंस, इनकी क्लोजनेस को बहुत देखेंगे न्यूज़ में, ठीक है। और यही कारण है कि यूएसए और ईरान के बीच में हमेशा मिसट्रस्ट रहता है, और यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर सैंक्शंस काफ़ी समय लगाए जाते हैं। रिसेंटली भी सैंक्शन लिस्ट में जो काटसा की लिस्ट मैंने आपको बताई थी, वो ऐसे ही कनेक्टेड है इस पूरी चीज़ के साथ में। तो यानी कि ईरान में क्या हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ में जो यूएस की राइवलरी है, या ईरान को एज अ रीजनल प्लेयर हम, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है, उसको एमर्ज नहीं होने देना, उसको काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया के साथ में यूएस काफ़ी क्लोज रहता है। इसके अलावा इज़राइल है, उसके साथ में यूएस और ये सभी कंट्रीज़ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो क्लोज रहती हैं। उसका कारण ये है कि थ्रू इज़राइल जो है मिडल ईस्ट में आप क्राइसिस या उसको हैंडल करने की जो भी सिचुएशन होती है वो आपके कंट्रोल में रहती है।
ठीक है, क्योंकि ऐसे कंट्रीज भी तो चाहिए आपको मिडल ईस्ट में जिनके थ्रू आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग बन सके, आप कभी भी जो है उनके नाम पे बिल फाड़ करके और वॉर में घुस सकें और फिर फाइनली जो है सबको हरा सके, कुछ इस तरीके की चीज़ें, राइट। तो इसीलिए ये मतलब कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जो ध्यान में आपको रखनी है। तो हुआ ये कि उस समय पे जो है जो शिया डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं इनका सपोर्ट जाने लगा बशर अल असद को, और ईरान की रशिया से भी बहुत अच्छी बनती है, तो रशिया से भी और रशिया की बशर अल असद से भी बहुत बनती है। उसका कारण ये है कि रशिया की डिफेंस पार्टनरशिप भी है सीरिया के साथ में, बशर अल असद रहेंगे तो ऑब्वियसली इनको मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस, यहाँ पर रशिया का बेसेस हो गए, वो सब मतलब रशिया को एडवांटेज यहाँ से मिल सकता है। दैट इज़ वाई रशिया भी सपोर्ट करता है बशर अल असद को। तो कहीं से सपोर्ट आ रहा है, फंडिंग आ रही है, हेल्प मिल रही है, तभी तो वो अपने स्टैंड पे खड़े हुए हैं कि आई विल नॉट गिव अप माई पावर। और इसीलिए इनको इनके पोजीशन से अब तक लोग हटा नहीं पाए, और फाइनली ये जो टेंशन्स थी ये सिविल वॉर में ब्रेकआउट हो गई। तो आज भी सीरिया में इसीलिए जो सिचुएशंस बनी हुई हैं वो ऐसा ही बनी हुई हैं। इसके अलावा जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं जो सीरिया में हैं, इनको जो है सऊदी अरेबिया हेल्प करता है, और कहा तो ये भी जाता है कि सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम्स को वेपन्स भी प्रोवाइड करता है। लेकिन अब इसी में नॉन स्टेट एक्टर्स भी आ जाते हैं। अब हालांकि आप कहेंगे कि ऑफिशियल लेवल पे अमेरिका ने डिक्लेयर भी कर दिया था कि जो आईसिस है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इट इज़ नो मोर, मतलब इसके सारे बेसिस जो भी इनके पास था, जो भी इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था, वो सब इन्होंने, अमेरिका ने सब जगह से उड़ा दिया है इनको, और इसी वजह से इन्होंने कहा कि आईसिस तो अब है ही नहीं, राइट। लेकिन अभी चलो ऑफिशियल लेवल पे है, बट आई विल स्टिल से टू एन एक्सटेंट इट कैन ऑलवेज बाउंस बैक, कभी भी वापस आ सकता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली जो है आईसिस जो है ये भी अपने आप को जो है सुन्नी मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव ही मानते हैं, और इस तरीके से जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और यहाँ से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत बेसिकली इराक वॉर से हुई थी 2003 में, जो यूएसए ने यहाँ पर जो भी काम किया उसके चलते कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने एकजुट होकर के जो है इस पे काम करना शुरू किया, दैट वी नीड टू समथिंग अबाउट अमेरिका ऑल्सो। और फिर जो सीरिया में हुआ तो ये आपस में इस तरीके से जुड़ गए और ये बढ़ता चला गया था आईसिस। तो हुआ ये कि एक समय पे इस तरीके की भी न्यूज़ आती थी कि सऊदी अरेबिया जो वेपन प्रोवाइड करता है सुन्नी मुस्लिम्स को, लेकिन सुन्नी मुस्लिम्स मानती थी कि यूएसए और रशिया वगैरह कुछ नहीं कर सकते, ये आईसिस ही है जो इनको जो है फाइनली पार कराएगा। क्योंकि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये लोग कहा करते थे कि हम जो है खलीफा बनाएंगे और एक जो है अरब वर्ल्ड का अपना एक वो होगा, वेस्टर्न कंट्रीज़ को हम उनके जो भी उनके मंसूबे हैं उन सब में कामयाब नहीं होने देंगे। तो सुन्नी मुस्लिम्स को लगा कि कोई भी पार्टी हमको तो हेल्प कर नहीं रही है, तो वहाँ से जो भी वेपन्स इनको प्रोवाइड किए जाते थे वो वेपन्स आईसिस तक चले जाते थे। तो ये सब मुद्दे भी सामने आए, ठीक है। तो इसीलिए आने वाले लेक्चर्स में हम थोड़ा सा सीरियन क्राइसिस पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। बिकॉज दिस लेक्चर दैट आई एम टेकिंग टुडे, ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप का लेक्चर है, यानी कि आई वांट टू मेक यू अवेयर कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो हमें वेस्ट एशिया में करने होंगे कवर। तो सीरिया वाला ये मुद्दा हो गया, अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन वाला मुद्दा हो गया, जो मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका प्रोवाइड कर दिया, वो समझा दिया है कि किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ, 2011 कहेंगे इसको। एंड देन वी हैव यमन क्राइसिस ऑल्सो। अब सेम प्रॉब्लम यमन में हुई, यहाँ पर भी लोगों ने अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करनी शुरू की, लेकिन यमन में भी ऐसा हुआ कि 45% 50% इस तरीके से सेक्ट्स थे यहाँ पर शिया और सुन्नी के। और ये कारण है कि यमन जो है, नॉर्थ यमन साउथ यमन अगर आप देखेंगे तो ये जो साउथ वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड पार्ट है, तो इंटरनली भी प्रॉब्लम्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जैसे तेलंगाना बना, तो तेलंगाना में भी यही कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश को अगर आप देखें तो वैसे तो आंध्र प्रदेश का
बे ऑफ बंगाल के साथ में ओपनिंग थी, काफ़ी अच्छा ट्रेड, काफ़ी अच्छा आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट भी था। लेकिन जो अंदर लैंड लॉक्ड एरियाज थे उसके, राइट, वो अंडर डेवलप्ड रह गए थे। इसीलिए इन्होंने कहा कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस करनी है, और इस तरीके से तेलंगाना को एक्सेप्ट किया गया। बिल्कुल वैसा सा ही केस आपको यमन में भी दिखेगा कि ये वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है विच इज़ लैंड लॉक्ड टू एन एक्सटेंट, क्योंकि ऊपर से सऊदी अरेबिया आ जाता है, और तो ये वाला अंडर डेवलप्ड पार्ट था। और ये कारण है कि कुछ इस तरीके के इश्यूज यहाँ पर भी स्टार्ट हुए, और अल्टीमेटली यमन क्राइसिस में हुआ ये फाइनली कि सऊदी अरेबिया ने यहाँ से पूरा ब्लॉकेट लगा ही दिया है, ठीक है, और यहाँ से भी एक्सेस जो है पॉसिबल नहीं है। तो यमन में भी इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखा गया, फूड शॉर्टेज और ये सभी चीज़ें देखी गई। अब वैसे ही मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड यहाँ पे हल्का फुल्का सा ही सही, लेकिन थोड़ा सा मैंने इज़राइल फ़लस्तीन का भी आपको एक सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड जो है तैयार करके दिया है, जिसको हम डिटेल में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम सऊदी अरेबिया में अभी क्या चल रहा है, यहाँ के जो रीसेंट जो क्राउन प्रिंस हैं इस समय पे, मोहम्मद बिन सलमान MBS, इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब आज के समय पे जो है एक्टिव हैं, और बाकी फिर इसको लेकर के भारत कैसे एक्ट करता है। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ चाइना हियर, लेकिन चाइना की प्रेजेंस काफ़ी लंबे समय तक इकोनॉमिक रही है, ठीक है। तो भारत भी यहाँ पर इकोनॉमिकली ही प्रेजेंट था। अभी तक भारत ने यहाँ पर पॉलिटिकली प्रोएक्टिव रोल प्ले करना नहीं स्टार्ट किया है। जब मैं कहती हूँ प्रोएक्टिव, इसका मतलब होता है कि भारत यहाँ पे होने वाले जो भी पॉलिटिकल मुद्दे हैं या जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसको लेकर के भारत बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है, और ये एक अच्छी चीज़ भी है। लेकिन अल्टीमेटली ये सारे कंट्रीज़ को ये पता है कि USA या रशिया कुछ नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली इंडिया और चाइना जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो कुछ ना कुछ इस तरीके के एक्शंस ले सकती हैं कि इस रीजन को स्टेबलाइज किया जा सके। उसका कारण ये भी है कि USA में तो शेल गैस डिस्कवरी हो गई, USA की डिपेंडेंस चली गई, रशिया का अपने खुद के ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ हैं जिनकी डिपेंडेंसी अभी भी एनर्जी पे, ऑयल एंड गैस पे बनी हुई है, तो इनके स्टेक्स भी हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। एंड इंडिया और चाइना अच्छे प्लेयर्स हैं, स्पेसिफिकली इंडिया की गुडविल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। उसका कारण ये है कि इंडिया ज़्यादातर क्योंकि पॉलिटिकली इंटरफेयर भी नहीं करता है, तो इंडिया की इसीलिए प्रेजेंस यहाँ पर हमेशा कही जाती है, और काफ़ी सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स इसीलिए ये भी कहते हैं कि भारत अब समय आ चुका है कि भारत को यहाँ पर प्रोएक्टिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके के मुद्दे भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा लुक वेस्ट पॉलिसी हो गई, थिंक वेस्ट पॉलिसी हो गई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी पे तो 91 के बाद ही जैसे LPG रिफॉर्म्स आए वहाँ पर ही काम शुरू हो चुका था, लेकिन व्हाट अबाउट वेस्ट एशिया, उस पर कितना ध्यान दिया गया, तो वो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमें ये भी जानना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्ट एशिया में 5 कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज़ हैं, आसियान में हमारी 10 कंट्रीज़ हैं, लेकिन अगर साउथ ईस्ट एशिया बोले तो 11 कंट्रीज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट साउथ एशिया में 8 कंट्रीज़ हैं। बिल्कुल वैसे ही याद रखना है कि मिडल ईस्ट में 18 कंट्रीज़ हैं। There are how many countries? In total 18 countries are part of Middle East, जिसमें बहरीन, साइप्रस, इजिप्ट, ईरान, इराक, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, पैलेस्टीन, कतर, then we have Saudi Arabia, the Syrian Arab Republic, we have Turkey, we have UAE and we have Yemen। ये 18 कंट्रीज़ हैं। बाकी मिडल ईस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब ग्रेटर मिडल ईस्ट भी कह दिया जाता है, जिसमें कभी कभी ना अफ़गानिस्तान को या द कोमोरोस हो गया, जिबूटी हो गया, पाकिस्तान हो गया, कभी कभी कुछ ऐसे भी बोल देते हैं, जैसे पाकिस्तान अपने आप को मिडल ईस्ट का पार्ट ज़्यादा मानता है रादर देन साउथ एशिया, ठीक है। तो वो एक एंगल अलग है, बट आई विल जस्ट से कि अगर वो वाली बात की जाए तो वो ग्रेटर मिडल ईस्ट टर्म होगी रादर देन मिडल ईस्ट, बट मोस्टली अगर हम मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं
तो उसमें आपकी ये 18 कंट्रीज आएंगी जो नाम मैंने अभी आपके सामने लिए। बाकी लुक वेस्ट पॉलिसी एक ऐसा ऑप्शन है भारत के लिए जो आज़ादी के बाद से, मतलब भारत ने जब भी वेस्ट एशिया को लेकर के बात की, अपनी फॉरेन पॉलिसी में रखा है। बाकी आपको पता ही है कि अरेबियन सी की अगर हम बात करें तो भारत के, क्योंकि अरेबियन सी में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, तो बहुत ही नेचुरल है हमारे लिए कि अरेबियन सी का एक्सटेंशन गल्फ तक जाता है, पर्शियन गल्फ तक, एट द सेम टाइम रेड सी से कनेक्टेड है। तो ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ यू लुक एट द नेक्स्ट मैप, यू कैन सी दैट यहाँ पर है अरेबियन सी एंड वी हैव पर्शियन गल्फ एंड वी हैव रेड सी। तो ये कनेक्टेड है, यहाँ से जो भी आने वाला ट्रेड है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट्स यहाँ पर हो जाते हैं। एंड दैट्स वाई यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया। और भारत के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसमें जो मिडिल ईस्ट के साथ में बढ़ता हुआ ट्रेड है वो बहुत मैटर करता है। उसमें एनर्जी सिक्योरिटी का एंगल आ जाता है, उसमें हम कह सकते हैं कि इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज, वो सभी चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक है, तो बाबल मंदेब हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लुक वेस्ट पॉलिसी में ओवरऑल जो भारत सरकार की स्ट्रैटेजी है वो उसी में आ जाती है कि वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में उनको कैसे डील करना है। तो ये जो लुक वेस्ट पॉलिसी है ये सबसे पहले भारत सरकार ने 2005 में अडॉप्ट की थी, लेकिन उसके बाद से इतना अटेंशन इस पे नहीं दिया गया। और आज के समय पे अगर हम बात करें तो लुक वेस्ट पॉलिसी 3 एक्सेस पे काम करती है, यानी सऊदी अरेबिया और बाकी सभी कंट्रीज़ को एक उसमें डाल दिया कैटेगरी में, इज़राइल को दूसरी कैटेगरी में डाला और ईरान को तीसरी कैटेगरी में डाला। तो ये 3 पिलर्स हैं हमारी लुक वेस्ट पॉलिसी के। उसकी ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी हमें अपनी मेंटेन करनी थी, क्योंकि भारत जो है दुनिया में अगर देखें तो 4th लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है और आने वाले समय में भारत 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री बन जाएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसीलिए एनर्जी सिक्योरिटी हमें मेंटेन करना। बाकी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो सऊदी, ईरान, यूएई ये कंट्रीज़ इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्ट्रेटेजिक टाइज़ की बात करें तो दीज कंट्रीज़ आर अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बाकी मिलिट्री कोऑपरेशन भी इन कंट्रीज़ के साथ में रहता है। बहुत सारे लोग हैं, डायस्पोरा है हमारी, ऑलमोस्ट आप कहोगे 11 मिलियन के आसपास भारत के लोग हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जा कर के काम करते हैं। वहाँ से फॉरेन करेंसी आती है, रेमिटेंसेस आते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जो रेमिटेंसेस हैं, भारत के रेमिटेंसेस टॉप रिसीविंग कंट्री भारत बन गया है 2010 में भी। इनफैक्ट अभी रिसेंटली भी आपने सुना होगा इस बारे में। तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी इससे मजबूत रहता है। बाकी इज़राइल के प्रति अगर हम देखें तो इज़राइल जो है भारत को कश्मीर डिस्प्यूट में सपोर्ट भी करता है। तो 1999 की बात है जब कारगिल क्राइसिस में एक बार यूएसए ने भारत को थ्रेटन किया था कि हम आपको आर्म्स एंड वेपन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उस समय पे इज़राइल हमारे साथ खड़ा हुआ था। इज़राइल बिकेम द की सप्लायर फॉर इंडिया। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही इसीलिए 2017 में जो है मोदी जी जो हैं पहले भारत के प्रधानमंत्री बने जो इज़राइल भी गए थे। तो आप देखेंगे कि इज़राइल के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत जो हैं हो गए हैं। बट ऑब्वियसली इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। चाइना की प्रेजेंस चैलेंज है, मिडल ईस्ट का क्राइसिस चैलेंज था, आपका आईसिस है वो चैलेंज हुआ करता था, जो शिया सुन्नी की राइवलरी है वो प्रॉब्लम है यहाँ पर। बाकी रिसेंटली I2U2 के बारे में भी बात करेंगे कि एक नया क्वाड 4 कंट्रीज़ यहाँ पर जो है मिलकर के काम करेंगी। मिडल ईस्ट में भी बिल्कुल एक नया क्वाड जो है उसका आइडिया यहाँ पर प्रपोज किया गया है। बाकी मिडल ईस्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान को अगर हमें टैकल करना हो, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को मिडल ईस्ट और टर्की वगैरह के साथ बहुत अलाइन करता है, तो उसको टैकल करने में बड़ी हमें आसानी होगी। ठीक है, इसके अलावा भारत के अगर वेस्टवर्ड शिफ्ट रहता है तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, बायलैटरल रिलेशंस के लिए भी अच्छा है
एट द सेम टाइम इंडो पैसिफिक रीजन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है। तो ये सारे ऐसे एरियाज़ हैं। बाकी एट द सेम टाइम जो भी इज़राइल फ़लस्तीन के मुद्दे हैं वो भी हम समझेंगे आने वाली क्लासेस में विद एक्सपर्ट ओपिनियन। लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी थी कि हाउ वी विल मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड विद द वेस्ट एशियन टॉपिक। एंड फाइनली एक एक जो मुद्दा है, चाहे इज़राइल फ़लस्तीन का मुद्दा हो, उसमें होने वाली जो भी डेवलपमेंट्स हैं हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ किसे वॉर हुई, किस तरीके से जो है ये चीज़ बढ़ी है। एंड वैसे तो ये चीज़ बहुत पुरानी होगी फैक्चुअली, आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू, बट फिर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो कवर करने फिर भी ज़रूरी होते हैं। सो दैट्स हाउ we will cover India and West Asia relations in the upcoming classes. I think this is it for the introduction video of India and West Asia. Thank you very much. Bye bye. Take care.